आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट रिसर्चर, जियोपॉलिटिक्स पर बड़ी दस्तरस रखने वाली शख्सियत ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जो बड़ी मुतवाजिन गुफ्तगू करते हैं। बहुत अच्छी, शानदार, और हिंदुस्तान की जो हमारी रवायत है, हिंदुस्तान का जो हमारा आइन है और इसके अलावा जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसको भी हम सामने रखते हैं और गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ आप जी का, आपका। और सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरह की खबरें फिर आ रही हैं कि एक दूसरे पर फिर फायरिंग हुई है, जहां एक तरफ ईरान IRGC ने अमेरिका को खबरदार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में और उस पर फिर अटैक किया जब वो नहीं माने तो उनके जो जहाज हैं। अब उसके बाद अमेरिकी फौज ने हमला किया, अब फिर IRGC ने जो उनके मिलिट्री बेसेस हैं उन पे हमला किया है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये जंग फिर से शुरू हो सकती है, मामला एस्केलेट हो सकता है, या फिर महज ये शोबाजी है, एक दिखाना है कि भाई हम भी अभी पावर में हैं, तुम भी पावर में हो? तो शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फिलहाल माहौल ऐसा है कि दुनिया भर के सारे देश चाहते हैं कि 60 दिन की जो बातचीत है वो सक्सेसफुल रहे। और जो क्यूज हैं, बड़े वाले जो क्यू हैं कि अमेरिका अभी तक ईरान को शायद पूरी परमिशन दे रहा है कि अगस्त के आखिर तक ईरान अपना कच्चा तेल और गैस एक्सपोर्ट कर सके। तो पूरा दारोमदार अभी इस पर है कि क्या अमेरिका, जैसे कि उसने पहले वादा किया है कि ईरान अपना कच्चा तेल और गैस अगस्त के आखिर तक, यानी ये 60 दिन में जो बातचीत पक्की होनी है तब तक ले जाने देगा। तो जब तक ईरान अपने टैंकर्स को बंदर अब्बास और ईरान में जो बाकी 8 बंदरगाह हैं, करग आइलैंड उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट टर्मिनल है, वहां से शिप्स निकलकर कच्चा तेल और गैस लेकर अगर वो अरब सागर होते हुए दुनिया के दूसरे देशों में जा सकते हैं, तब तक ये देखा जा रहा है कि बाकी सारी जो चीजें हैं वो छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, बैकग्राउंड में होता रहेगा। अभी जो दौर चला है इसमें ईरान की कोई गलती नहीं है। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई भी मुल्क वहां से जाना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो जा सकता है। सिर्फ ये है कि उनको 48 घंटे का नोटिस देना है कि फलाना जहाज फलाने देश का इस वाले बंदरगाह से निकलेगा। कोई भी बंदरगाह, चाहे कुवैत का हो, अबू धाबी का हो, UAE का है, या ईरान से भी निकल रहा है, तो और क्या लेके जा रहा है, किस देश तक जा रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, बॉम्बे, डेस्टिनेशन क्या है, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, बताए और जाए। लेकिन एक शिप ने गुस्ताखी की, उसने ईरानियन जो हॉर्मुज की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनको बताया नहीं, और चुपचाप वो वहां से एक अमेरिकन ब्रिटिश वॉरशिप का एस्कॉर्ट लेकर जा रहे थे बाहर। तो जाहिर बात है, ईरान ने पहले भी कहा है कि सारे शिप्स जा सकते हैं लेकिन ईरान की परमिशन के साथ, और ईरान ने अपने वादा निभाते हुए जब ये जहाज छुपकर बिना किसी परमिशन के जा रहा था, उस पर छोटा सा वार किया है, छोटा सा वार। तो ठीक है, उससे जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्रू को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इसके बदले में अमेरिका ने भी कुछ कार्रवाई की है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन ठिकानों पर हमला किया, वो भी कैलिब्रेटेड मेजर्ड अटैक था, फुल फ्लेज्ड अटैक नहीं हुआ। अब ईरान ने जो कार्रवाई की है, उम्मीद करते हैं कि ईरान की जो ये कार्रवाई है ये इस कड़ी में आखिरी कार्रवाई होगी और अमेरिका इसका कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। डॉक्टर रिजवी, बहुत क्लियर है, अगर फिलहाल अमेरिका कोई कार्रवाई ना करे तो फिर ईरान भी कोई कार्रवाई आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन नहीं करेगा। ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका समझ जाए कि कम से कम ये 60 दिन बातचीत जब चल रही है, इस दौरान माहौल को शांत करने के लिए जो भी शिप निकल रहा है, कुवैत से, अबू धाबी से, UAE से, बहरीन से, कहीं से भी, वो ईरान को बता दे कि हम जा रहे हैं। और ईरान ने कहा है हमें बताने के बाद वो जा सकता है। सॉरी, जी 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 जी
सॉरी, अब आगे। तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कैप्टन साहब, जैसा कि हम भी इस बात को समझ रहे हैं, यही एक सच्चाई है। लेकिन फिर ये अमेरिका कैसे ब्लेम कर सकता है ईरान को कि इन्होंने संघर्ष विराम को तोड़ा है, इन्होंने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है? कैसे ये, और दुनिया भी इस चीज को समझ रही है, जैसा कि आपने बहुत क्लियरली बताया कि ये गलती अमेरिका की है। तूने एक नोटिस दे देते 48 घंटे पहले कि जहाज जा रहा है, तो ये क्यों इसको कह रहे हैं संघर्ष विराम तोड़ा ईरान? नंबर एक। नंबर दो, ये बार बार हरकत अमेरिका की तरफ से क्यों हो रही? क्या वो एहसास कमतरी में मुब्तला है? जी हाँ डॉक्टर रिजवी, हो ये रहा है कि अमेरिका चालाकियां हर रोज नई नई ढूंढ लेता है। अभी उन्होंने फिलहाल ये चालाकी निकाल ली है उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है, जो कि कोई समझिए 28 किलोमीटर या 32 किलोमीटर चौड़ा है, वो आधा ईरान का है और आधा जो है ओमान का है। अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि 12 नॉटिकल माइल जो है, समझिए मोटा मोटी 18 किलोमीटर जो है समुंदर से उस तरफ एक देश का होता है, और 18 किलोमीटर यानी 12 नॉटिकल माइल करीबन समुंदर के उस तरफ से उस देश का होता है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की चौड़ाई जो है वो 24 नॉटिकल माइल से कम है। तो जहां पे भी एक खाड़ी का या जो जैसे स्ट्रेट होता है, जलडमरू होता है, अगर चौड़ाई 12 जमा में 12 24 नॉटिकल माइल से कम होता है, तो वहां नियम ये है कि जितनी भी चौड़ाई है, 20 नॉटिकल माइल, 18 नॉटिकल माइल, 16 नॉटिकल माइल, नियम यह है कि आधा उस देश का होता है, आधा इस देश का होता है। अब अमेरिका चतुराई क्या कर रहा है कि वो खाड़ी पर्शियन गल्फ से इन कमर्शियल शिप्स को निकालने की कोशिश कर रहा है, जो आधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ओमान की तरफ है। तो ये जहाज आया, मैं आज से 48 घंटे पहले की बात कर रहा हूं, ये जहाज आया पर्शियन गल्फ से, चुपचाप ओमान के समुद्र तट के साथ चिपक चिपक कर ओमान की तरफ रहा, और वहां से वो कोशिश कर रहा था बाहर अरब सागर की तरफ जाने की। अमेरिका ने कहा कि नहीं, वो ओमान की तरफ जो है वो तो ओमान का है, वहां से जा सकता है। जबकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज जाएगा बिना परमिशन के, फिर ईरान उसके ऊपर जरूरत के हिसाब से कार्रवाई कर सकता है, जिसका मतलब है छोटा सा हमला कर सकता है, जो कि ईरान ने इस कमर्शियल शिप पर 48 घंटे पहले किया। तो इसमें अगर देखा जाए अमेरिका की चालाकी है। अमेरिका अभी ऐसे कोशिश कर रहा है कि ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नॉर्थ वाला ईरान की तरफ वाला हिस्सा है, बंदर अब्बास की तरफ वाला हिस्सा है आधा, वो ईरान का, ईरान जो मर्जी करे। और अमेरिका चतुराई से ऐसे इंटरप्रेट कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो दक्कन वाला साइड है, दक्षिण वाला, साउथ वाला साइड है, जो कि ओमान की तरफ है, वो आधा ओमान का है, यानी अमेरिका की तरह है। तो जो मर्जी करो, वहां से अरब सागर से किसी को भी पर्शियन गल्फ में ले आओ छुपा छुपा कर, या पर्शियन गल्फ से किसी को भी ओमान वाले हिस्से में रखते हुए अरब सागर में ले जाओ छुपा छुपा कर। तो ईरान ने कहा है कि ये चतुराई चलेगी नहीं। अमेरिका को समझना चाहिए कि ईरान के पास जो भी है, ड्रोन है, मिसाइलें हैं, वो पूरी तरह से पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जितनी चौड़ाई है उसको कवर कर सकती है। तो अमेरिका बिना वजह दुनिया भर के देशों को कंफ्यूज कर रहा है, गुमराह कर रहा है कि चलो हमारे साथ चलो, चलो ब्रिटिश नेवी के शिप के साथ चलो, हम तुम्हें निकलवा देंगे। तो ईरान ने हमला कर दिया। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत क्लियर कर दिया आपने कैप्टन साहब। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सईद अली खामनाई के आखिरी रसूमात के लिए, उनकी तदफीन की तैयारी कर रहा है। फनरल सेरेमनी जो है, और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी वजीर आजम को दावत मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ऐसे में जब इस तरह की कोई घटना होती है, तो बड़ा डाउट सा लगता है कि अभी अब 6-7 दिन और बचे हैं, जब ये पूरी जो है वो शुरू हो जाएगा वहाँ पे। क्योंकि 3 स्टेट खास तौर से कुम, मशहद और तेहरान,
ये 3 जगह। तो क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका जो है वो गलती करेगा अगर बिल्कुल करीब और देश के लोग आए और ये फिर हमले और अटैक जंग, कैप्टन साहब, या ऐसी गलती नहीं करेगा अमेरिका? देखिए, अमेरिका की जरूरत नहीं होगी कि वो 6 जुलाई के पहले और 6 जुलाई के बाद इस तरह का क्या आप शब्द इस्तेमाल करूं, बदतमीजी करे। हो ये रहा है कि अगर 6 जुलाई के दिन सुपुर्द खाक किया जा रहा है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी को, तो उसके 3 दिन पहले से ही दुनिया भर के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग्स, प्रिंस, शेख, सुल्तान, अमीर पहुंच रहे हैं और डेमोक्रेटिक देशों के भी ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव्स जा रहे हैं वहां पर। और 6 जुलाई के बाद 3 दिनों तक ये वापस आने का सिलसिला भी चलता रहेगा। यानी 7 जुलाई 8 जुलाई को भी दुनिया भर के किंग, शेख, प्रिंस, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स अपने अपने देशों में वापस जाएंगे। तो अगर अमेरिका में थोड़ी बहुत भी समझ है, मैं आशा करता हूं कि मार्को रूबियो इस जो बहुत ही पवित्र दिन है 6 जुलाई, उसके पहले 3 दिन और उसके बाद के 3 दिन मार्को रूबियो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, डोनाल्ड ट्रंप को काबू में रखेंगे और अमेरिका अपनी तरफ से कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा। ईरान पर हमला छोड़िए, ईरान के एयर स्पेस को खाली रखना पड़ेगा। अमेरिका को भी अपने जो सेंटकॉम है, वहां पे जो कमांडर है बहरीन में, उसको हुक्म देना पड़ेगा कि समझिए 2-3 जुलाई के बाद से 6 जुलाई और फिर 7, 8, 9 जुलाई तक ईरान का एयर स्पेस जो है एब्सोल्युटली फूल प्रूफ होना चाहिए। अमेरिका गलती से भी कोई हवा से हवा में मार करने वाला वेपन या जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस गलती से भी अमेरिका ना छोड़े, क्योंकि ईरान का जो हवाई एयर स्पेस है उसमें दर्जनों, जैसे मैंने बोला, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग, प्रिंस, उनके हवाई जहाज आ रहे होंगे और जा रहे होंगे। भारत से भी तो जा सकते हैं। मोदी जी शायद बहुत बिजी हैं, नहीं जा पाएंगे, लेकिन समझिए मैं उम्मीद करता हूं श्री एस जयशंकर जाएंगे। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि हमारे यहाँ से कोई बहुत बड़ा सरकारी पद अधिकारी, समझिए ऐसे मौके पे जयशंकर जी जाते तो अच्छी बात होती। लेकिन चलो, अगर वो बिजी हैं तो कम से कम फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विदेश मंत्रालय से विदेश सचिव जा सकते हैं। तो एयर स्पेस को अमेरिका को फ्री रखना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा। जी नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और लेकिन इजराइल को क्या करेंगे? इजराइल तो मौके की तलाश में बैठा हुआ। इजराइल तो ये चाहता है कि किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए। तो क्या इजराइल की तरफ से, या इजराइल भी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा, कैप्टन साहब? डॉक्टर जी, इजराइल जो है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है, अनप्रेडिक्टेबल हैं। बोला तो कब क्या कैसे कर जाएं, कहाँ कर जाएं, किस तरह से कर जाएं, कहना मुश्किल है। लेकिन हो ये रहा है कि जिस जिस देश के भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जा रहे हैं, या जैसे अगर हमारे यहाँ से एस जयशंकर जी जा रहे हैं, तो पहले से ही पहले से ही इजराइल के साथ, उनकी एम्बेसी के साथ बात हो जाएगी, विदेश मंत्रालय टू विदेश मंत्रालय, कि भाई देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे हैं, तो आप 6 जुलाई के पहले कुछ दिन और 6 जुलाई के बाद वाले कुछ दिन माहौल ठंडा रखिए। ये बेंजामिन नेतन्याहू तो फौज में जनरल थे, उनको इतनी तो अक्ल होनी ही चाहिए कि अपने इजराइल की फौजों को कंट्रोल में रखें। क्योंकि गलती से भी अगर कुछ हो गया, गलती से भी किसी भी देश के, समझिए वीवीआईपी का जहाज को कुछ नुकसान हो गया, हवा में या जमीन पर, देखिए वो जाएंगे तेहरान, और आपने जो 3 शहर बताए, कौम जाएंगे, और जमीन पर भी अगर कौम में जाएंगे, जमीन पे भी अगर कोई इजरायली हरकत हो गई या अमेरिकन हरकत हो गई, तो फिर तो दुनिया में ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल की थूथू होगी, वरन दुनिया के ज्यादातर दोस्त देश इजराइल की एम्बेसी को बंद कर देंगे। मैं बता रहा हूं, अगर समझिए हमारे विदेश सेक्रेटरी वहां जा रहे हैं
और विदेश सेक्रेटरी को ईरान के एयर स्पेस में या वहां जमीन पे उतरने के बाद उनके कॉन्वॉय में कोई तकलीफ हो जाती है, उनके होटल में कोई तकलीफ हो जाती है इजरायली या अमेरिकन कॉन्वॉय की वजह से, भारत तो तुरंत ही इजराइल की एम्बेसी को भारत में बंद कर देगा। जी। नहीं नहीं बिल्कुल, और ये सही आप कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ईरान इस चीज को समझ रहा है, इसीलिए वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। पूरी दुनिया के लीडरान को दावत भी दी है और लीडरान वहां पे पहुंच भी रहे हैं, और बड़ी तादाद चूंकि वहां पे होगी, मिलियंस वहां पे बताया जा रहा है, करीब 50 मिलियन, यानी ऐसा बताया जा रहा है 3-4 करोड़ लोग वहां पे जमा हो सकते हैं अलग अलग तीन हिस्सों में। इसीलिए इसको बांटा गया है कि कुंभ में कुछ लोग आए, तेहरान में जैसे हम जैसे जर्नलिस्टों को जो दावत आई है, वो दावत ये है कि आप सिर्फ तेहरान में ठहर सकते हैं 3 दिन के लिए। तो इस तरह से अलग-अलग बाँटा गया है। तो लेकिन ये सही है कि अमेरिका हो या इज़राइल, ये हिम्मत नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, आपने हमसे बातचीत की और जो इस वक़्त का मौजूदा मसला है मिडल ईस्ट का, उस पर आपने बहुत खूबसूरती से रोशनी डाली। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, इंशाअल्लाह फिर आपके कदम से हाज़िर होऊँगा और जो भी अपडेट होगी, आपसे उस पे बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, जय हिंद।